कुछ मिनट बाद ट्यूडर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। थोड़ा चौंकते हुए उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया और उसके चारों तरफ उसकी टीम के खिलाड़ी खड़े थे। सभी घबराए हुए उसकी हालत देख रहे थे। क्या हो रहा है? मैं तो बस थोड़ा शोल्डर मारने गया था, उस नर्ड विकोर को। ट्यूडर उठने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर विकोर पर पड़ी जो खुद को झाड़ रहा था, सब याद आ गया। वो समझ गया कि उस फिजिकल क्लैश में वो खुद बेहोश हो गया था। विकोर, वो चुपचाप खड़ा रहा और मैं तो उड़ ही गया। ट्यूडर ने गुस्से में दांत भींच ली। मैं हार गया उस नर्ड से। पर हार मानना ट्यूडर की फितरत नहीं थी। मैच फिर से शुरू हुआ। बॉल फिर से ट्यूडर को दी गई। ट्रिपलेट सामने खड़े थे, रेडी टू ब्लॉक हिम, और विकोर कुछ दूरी पर शांत खड़ा था। ट्यूडर की नजरें अब एक जगह टिकी थी, सिर्फ विकोर पर। बियांका और सिंक्लेयर दोनों थोड़े कंफ्यूज थे। ट्यूडर दुश्मन की तरफ क्यों नहीं जा रहा? पर अब ट्यूडर ने अपनी डायरेक्शन बदल दी। वो सीधा दौड़ पड़ा विकोर की तरफ। ट्रिपलेट्स को भी समझ आ गया कि ये सीधे उनके पास आ रहा है। रोको इसे। तीनों उस पर झपटे, पर ट्यूडर ने तेजी से स्पिन मारी, झुक कर निकला और एक के बाद एक तीनों को डॉच कर गया। अब उसके और विकोर के बीच कोई नहीं था। ट्यूडर की आंखों में अब गुस्सा नहीं, डिटर्मिनेशन था। ये संयोग नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही बेहोश नहीं हो सकता बिना वजह। और फिर ट्यूडर ने इस्तेमाल किया एज्योर स्पीयरमैन फैमिली का सीक्रेट मूव, सेंट स्पीयर टैकल। तेज दौड़ता हुआ ट्यूडर, उसके पीछे एक विशाल स्पीयरमैन की स्पिरिट उभरी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब की बार गिराए बिना नहीं लौटूंगा। पर विकोर बस खामोश खड़ा है, एक इंच भी नहीं है। कुछ मिनट बाद, तू होश में है? किसी की आवाज आई। ट्यूडर ने आंखें खोली और सामने खड़ा था एक सफेद बालों वाला लड़का, चेहरे पर स्कार्स, बाजू क्रॉस किए हुए। सांचो। ट्यूडर ने उठते ही सिर पकड़ लिया। फिर से? वो पैनिक में आ गया। सांचो ने शांति से उसे देखा। काल्म डाउन। तुम फिर से उड़ के जमीन पर आ गिरे थे। वाइकर को हिट करते ही तुम उल्टा बाउंस होकर हवा में उड़ गए। सांचो ने मुड़ते हुए अपने इक्विपमेंट पहनने शुरू कर दिए। अब समझ आया कि तू विकोर पे फोकस कर रहा था। उसके अंदर कुछ तो है जो सब छिपा रहे हैं। ट्यूडर अभी भी पीछे बैठा, सांचो की बातों पर स्टन था। पर सांचो अब डिसीजन ले चुका था। अब की बार मैं जाऊंगा। सानो बरारिया, नॉर्दर्न मर्सिनरी गिल्ड एसोसिएशन से आया एक्सचेंज स्टूडेंट, अब मैदान में उतरने वाला था और उसका निशाना था विकर। सांचो ने जमीन से बॉल उठाई। उसके हाथों में वो बॉल कोई खेल का सामान नहीं, एक चुनौती थी। नॉर्थ की जमी हुई धरती पर, जहां डेथ बेड पर पड़े बुजुर्गों की संतानें भी वॉरियर बनती थी, सांचो वहीं से आया था। और यही वजह थी कि उसकी ताकत उसकी उम्र के खिलाड़ियों के लिए अयोग्य थी। इसीलिए उसने कभी रन फ्लैट में हिस्सा नहीं लिया था। पर आज बात पर्सनल थी। सांचो की तेज नजरें अब सीधे वेकर पर जमी थी। ट्रिपलेट्स फिर से सामने आ गए, गुस्से में दांत भींचे, आंखों में डिटर्मिनेशन। अब की बार नहीं जाने देंगे। पर सांचो की आंखों में एक चमक थी। वो दौड़ा और सिर्फ एक हाथ से तीनों को धक्का दे दिया। तीनों ट्रिपलेट्स की बॉडीज फील्ड से उड़ती हुई वाइकर के पीछे जा गिरी। विकोर अब भी वहीं खड़ा था। उसने ट्रिपलेट्स की ओर देखा, एक ठंडी नजर डाली और पूछा, मरना है क्या? इतनी ठंडी और तेज नजर की ट्रिपलेट्स रोने लगे। माफ कर दो, हमसे नहीं होगा। वाइकर का ध्यान ट्रिपलेट्स पर था और सांचो अब पूरी स्पीड से विकर की ओर बढ़ रहा था। हर कदम पर धरती कांप रही थी, फील्ड की मिट्टी उड़ने लगी थी। सांचो की नजरें सिर्फ एक चीज पर थी, विकोर। अब देखता हूँ तू कितना सह सकता है। सांचो ने हाथ पीछे लिया और पूरी ताकत से विकोर के पेट पर मुक्का मारा। कुछ सेकंड शांति छा गई, पर विकोर हिला तक नहीं। सांचो को ऐसा लगा जैसे उसने किसी पहाड़ को मारा। उसका हाथ कांपने लगा, पसीना बहने लगा। ये क्या चीज है? विकोर ने उसकी हालत देख ली और मुस्कुराते हुए एक्ट करने लगा। धीरे धीरे कदम ऊपर उठाए और खुद को पीछे फेंक दिया। वो कई मीटर पीछे जाकर गिरा। सांचो स्तब्ध रह गया। मैंने उसे गिरा दिया। स्पेक्टेटर्स दंग रह गए। कुछ को लगा वाइकर मरा तो नहीं, पर बाकी क्लास बी के सपोर्टर्स खुश थे। हम जीतने वाले हैं। सांचो की हथेली अब भी कांप रही थी। ये इंसान नहीं था, वो अभी शॉक में ही था कि पीछे से एक ट्रिपलेट चुपचाप आया, बॉल छीना और एनिमी बेस की ओर दौड़ पड़ा। सांचो जैसे ही मुड़ा, गोल होने ही वाला था। नहीं, ये सही नहीं हो रहा। पर बहुत देर हो चुकी थी। गोल हो गया, रेफरी की सीटी बजी, मैच खत्म। क्लास बी ने जीत हासिल कर ली, 1-0। ट्रिपलेट्स उछलने लगे, खिलाड़ी उन्हें हवा में उछाल उछाल कर जश्न मनाने लगे। मैदान में थोड़ी दूर विकोर धीरे से उठा, शांति से अपने कपड़े झाड़ने लगा। उसी वक्त कोई उसके पीछे आया और बोतल से पूरा पानी उसके सिर पर उड़ेल दिया। विकोर चौंक गया। क्या ये था सांचो? कुछ सेकंड बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, तेरी वजह से क्लास बी जीता है, अब अकेले खड़ा मत रह। ट्यूडर भी अब पास आया, हाथ कमर पर रखे हुए मुस्कुराते हुए बोला, सांचो सही कह रहा है, जीत का मजा ले। मैंने तो सोचा था तुझे सिखाऊंगा, तुझसे जलता था, पर अब समझ आ गया कितना बेवकूफ था मैं। सॉरी विकोर। विकोर भीगे बालों के साथ खामोशी से उसे देखता रहा। सांचो उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर पूछा, कौन सी एक्सरसाइज करता है बे? बॉडी तो तेरी सॉलिड है, तू तो माना यूज करता होगा ना। विकोर कुछ देर चुप रहा, फिर अपने सिर से इक्विपमेंट उतारा और सच्चाई बयां की, मैं कॉमन हूँ, माना यूज नहीं कर सकता। ये सुनकर ट्यूडर की आंखों में हैरानी उतर आई। क्या? उसने वाइकर की ओर हाथ बढ़ाया। ऐसी ब्लेस्ड बॉडी और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती तो तू आज एक्सपर्ट होता। इसी बीच 3 लड़कियां टॉवल्स लिए पास आ गई। तुम लोग चाहो तो पसीना पहुंच सकते हो। ट्यूडर ने पलट कर देखा, ताज्जुब से बोला, टॉवल भी ले आई ये लोग। सांचो ने वो टॉवल विकोर को दिया। ट्यूडर लड़कियों के साथ दूर जाने लगा, मन ही मन सोचते हुए,
मेरे क्लासमेट्स ही सबसे अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद सांचो और ट्यूडर आपस में बात करने लगे। द एज्योर स्पीयरमैन फैमिली का हीरो ट्यूडर और मर्सनरी गिल्ड का फ्यूचर स्टार सांचो फॉल के वक्त यही दोनों हीरोज बनेंगे जो ह्यूमैनिटी को बचाएंगे। विकोर दूर खड़ा था। उसने धीरे से चश्मा उतारा और मुस्कुरा दिया। ऐसा अजीब पास्ट भी था हमारा। सांचो और ट्यूडर उसे बिना चश्मे के देखकर चौंक गए। दूसरी ओर बियांका सिंक्लेयर और बाकी लड़कियां भी चेहरा देखकर शर्म से लाल हो गई। विकोर ने टॉवल से अपना पसीना पोंछा, गले में टॉवल डाला और एक तरफ देखने लगा। लड़कियों के मुताबिक वो बहुत हैंडसम था, पर उसे नहीं पता था एकेडमी में उसकी लाइफ अब नॉर्मल नहीं रहने वाली। कुछ घंटे बाद रात हो चुकी थी। शहर की गलियों में अंधेरा छा गया था। एक कोना लाशों से भरा पड़ा था। वहीं एक बूढ़ा आदमी लॉयड डोरेल, उम्र 52, एक मूर्ति के नीचे कांप रहा था और उसके सामने खड़ा था। नाइट हाउंड। वाइकोर ने तलवार निकाली और धीरे से बोला, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तू ही हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन का लीडर है और ऑर्फनेज का डायरेक्टर भी। तूने डीमंस के साथ मिलकर हाई रैंकिंग फैमिलीज के बच्चों को बेच दिया। उसकी बेल्जेबब स्वॉर्ड अब इंटेंस डिमोनिक एनर्जी छोड़ रही थी। विकोर की नजरें लॉयड में धंस गईं। तुझे लगा ये सब छुपा रहेगा? लॉयड मूर्ति के सहारे बैठा विकोर की तलवार देखता रहा। उसका ऑरा देखकर उसे समझ आ गया, ये सोर्ड मास्टर है। विकोर ने तलवार की तरफ देखा। ऑरा सॉलिड था पर अभी भी लिक्विड से थोड़ा ऊपर, यानी ग्रेजुएशन से बस एक कदम दूर। विकोर आगे बढ़ा। मेरे साथ में डीमन को पकड़ने में मदद कर, इनाम तुझे मिलेगा। लॉयड कुछ सोच ही रहा था, तभी चांद की रोशनी पर एक परछाई पड़ गई। एक विशाल छाया आसमान से नीचे आ रही थी। वो आधा टावर था। टावर विकोर और लॉयड के ऊपर गिरने वाला था। विकोर ने तुरंत लीप लिया और मौके पर पीछे हट गया। टावर जमीन से टकराया। पूरा इलाका धुएं से भर गया। विकोर ने जैसे ही खुद को रोका, ऊपर देखा। टावर के आधे टुकड़े पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा ह्यूमन स्किन से बनी मास्क के पीछे छिपा हुआ था और उसके हाथ में था एक स्टाफ जिसका बेस ह्यूमन फेसेस से बना बकेट था। वो रहस्यमयी व्यक्ति विकर को घूरने लगा। एक अजीब भारी एनर्जी उसके चारों ओर थी। विकर को समझ नहीं आ रहा था ये कोई एलीट कॉर्प्स है या कुछ और। बेल्जेबब स्वॉर्ड अब इंटेंस माना से चमक रही थी। विकोर की नजरें सामने खड़े उस डीमन पर जमी थी जिसका दबाव हवा जैसा पूरे इलाके में फैल चुका था। चांद अब आसमान के बीचों बीच आ चुका था और वही मास्क्ड डीमन स्टाफ पकड़े अब शैतानी मुस्कान के साथ विकोर को घूर रहा था। विकोर की आंखों में अब गुस्सा उभर चुका था। उसकी नजरें अब सिर्फ एक चीज चाहती थी, खून। ये दबाव दूर से ही महसूस हो रहा था, मतलब ये डीमन एक एलीट कॉर्प्स है। अचानक डीमन ने जमीन तोड़ते हुए जायंट लीप लिया। दोनों हाथों से मेज को पकड़ा और वाइकोर की ओर बढ़ा। वाइकोर ने तुरंत डिफेंसिव स्टैंस लिया। डीमन ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन वाइकोर ने आखिरी पल में जंप मारकर वो हमला टाल दिया। मेस जमीन से टकराई। सारा इलाका धुएं से ढक गया। डीमन रुका नहीं। मेस को और कसकर पकड़ा। दूसरा हमला और भी ज्यादा ताकतवर था। विकोर पीछे हटा और फिर से डॉज कर गया, पर ये सब डीमन की प्लानिंग थी। अगले ही पल मेस विकोर के चेहरे के सामने रुक गया। विकोर तुरंत समझ गया कुछ गड़बड़ है और तभी डीमन ने मेस को भाले की तरह सीधा विकोर की ओर धकेला। विकोर ने बिना देर किए बॉडी पीछे फेंका और आखिरी सेकंड में बच निकला। अब वाइकोर लगातार जंप्स मारता हुआ दूरी बनाता गया, फिर जमीन पर आकर रुका और मर्डरस नजरों से डीमन को घूरने लगा। बेल्जेबब स्वॉर्ड अब और भी ज्यादा चमक रही थी। ये डीमन एक एडवांस्ड ग्रेजुएट की तरह लग रहा था और इसका फाइटिंग स्टाइल रिलीजियस क्वेव्स का था। धुआं छंटने लगा था। डीमन ने मेस उठाया और वाइकोर की तरफ देखा, पर अब एक सच्चाई सामने आ रही थी। ये एलीट कॉर्प्स नहीं है। विकोर थोड़ा हैरान हुआ पर शांत रहा। रिलीजियस ऑर्डर में भी सडन घुस चुकी है। ये शायद एलीट कॉर्प्स का एक नौकर है जो उसके लिए ओकेजनल काम करता है। विकोर ने बेल्जेबब स्वॉर्ड को डीएक्टिवेट किया। अब वो लिक्विड एनर्जी में बदलने लगी थी। अगर ये लड़ाई में जीत गया तो एलीट कॉर्प्स का पता चल सकता है। बस ये गंदगी हटाने में वक्त लग रहा है। अचानक डीमन फिर से ऊपर से कूदा। विकोर ने गार्ड लिया। अब वो सच में वार्म अप करने वाला था। कई सालों बाद डीमन ने पूरी ताकत से अटैक किया। विकोर ने अपनी टांग से उसे ब्लॉक कर दिया। डीमन खुद हैरान रह गया, ये ब्लॉक कैसे हो गया? उसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए विकोर एक पल में उसके सामने आ गया और सीधे उसके सीने पर हमला कर दिया। एक के बाद एक मुक्के, फिर एक जोरदार घूंसा उसके रिब्स में। डीमन का शरीर उड़कर टावर की दीवार से टकराया। टावर की दीवार चकनाचूर, लेकिन डीमन अब भी जिंदा था। उसने खुद को रोका और टावर पर चढ़कर उसी फ्लोर पर आ गया जहां विकोर खड़ा था। विकोर को देखकर डीमन फिर से गुस्से में आ गया। गरजते हुए दोबारा हमला किया, लेकिन उसके पास आने से पहले ही एक झपक में विकोर ने उसकी बांह काट दी। डीमन स्तब्ध रह गया, पर विकोर ने उसे वक्त नहीं दिया सोचने का। एक पल में उसके पीछे पहुंचा और अब एल्बो और नी से दो और घातक वार के लिए तैयार था। विकोर ने डीमन की बांह पूरी ताकत से मसल दी। उसकी चीखें गूंज उठी और हाथ से मेस छूट गया। अब वो पूरी तरह डिफेंसलेस था। विकोर ने छलांग लगाई, उसके सामने प्रकट हुआ और सीने पर जोरदार घूंसा मारा। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ा। पीछे दीवार थी और दीवार में तेज स्टील की रॉड्स। डीमन का शरीर दीवार से टकराया और एक स्टील रॉड सीधे उसके पेट में घुस गई। अब वो तड़प रहा था, रक्त बहता जा रहा था, सांसें टूट रही थी। विकोर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके सीने पर एक शब्द लिखा था, डेफिबो।
विकोर की नजर उस नाम पर पड़ी और वो समझ गया ये उसका नाम है। अब विकोर की नजरों में एक सिनिस्टर चमक थी। वो बोला, कौन है तेरा मास्टर? किसने तुझे इस हाल में पहुंचाया? डीमन कुछ बोलने के बजाय गुस्से में गुर्राने लगा। विकोर को शक हुआ शायद इसकी जुबान भी कंट्रोल की जा रही है। अब वो उसके पास बैठ गया और इंट्रोगेशन शुरू करने का दूसरा तरीका अपनाया। उसने स्टील रॉड को पकड़कर धीरे से खींचा और बोला, सवाल सिर्फ शब्दों से नहीं पूछे जाते। तेरे शरीर के टुकड़े, तेरी नसों का बहता लहू, तेरी हड्डियों की बनावट और तेरे माना की गहराई, सब कुछ बताएंगे। टावर के शैटर्ड हिस्सों में अब लाइट आने लगी थी, पर डीमन अब भी कुछ नहीं बोला। विकर अब रेडी था इंटेरोगेशन शुरू करने के लिए। कुछ समय बाद टावर के मलबे के नीचे से किसी की आवाज आई, बचाओ। विकर ने घूम कर देखा, कौन हो सकता है ये? वो जमीन पर उतरा, मलबा हटाने लगा और फिर वहां से निकला लॉयड, थोड़ा घायल पर जिंदा था। विकर को याद आया, ये वही है जो खुद को पॉइजन सेलर कहता था। इतनी तबाही के बीच बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। विकोर को सामने देख लॉयड के चेहरे पर डर की परछाई उतर आई। उसके दांत भींच गए, माथे पर पसीना छलक आया। उसे पता था अगर जिंदा रहना है तो सब कुछ बताना होगा। लॉयड ने डरते हुए पूछा, तुम मुझे मारोगे तो नहीं? विकोर का जवाब साफ था, तू कितनी कीमती जानकारी देगा, उसी पर तेरा वजूद टिका। उसी वक्त पास की एक इमारत की छाया में कोई खड़ा था और ये कोई डीमन नहीं, इंसान था। चुपचाप बस निगाहें झुकाए। लॉयड की नजर जैसे ही उस इंसान पर पड़ी वो बुरी तरह घबरा गया। उसकी रूह कांप गई और उसने चिल्लाकर सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। डायरेक्टर के ऑफिस में सेफ के अंदर है सारी इंफॉर्मेशन। पर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, उस आदमी की आंखों में चमक आई और उसकी पुतली में एक अजीब सिंबल उभर आया। विकोर को उसकी प्रेजेंस महसूस हुई। वो तुरंत अलर्ट हो गया और घूमकर पीछे देखा और उसी पल लॉयड का शरीर अजीब ढंग से मुड़ने लगा। उसके मुंह से और मुंह निकलने लगे। विकोर चौंक गया, ये क्या हो रहा है? लॉयड के शरीर से अब भारी मात्रा में माना निकल रही थी। विकोर स्टन था। ये इतनी भारी एनर्जी, लॉयड का शरीर फूलता गया और फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के साथ फट गया। पूरा इलाका थर्रा उठा। ऑर्फनेज समेत सब कुछ मलबे में बदल गया। इसी समय शहर की घंटियां बजने लगी। एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर सिटी गार्ड्स हरकत में आ गए। वो भागते हुए सिटी ब्रिज तक पहुंचे और ऊपर देखा, पूरा आसमान धुएं से ढका था। सेंटेस भी वहां आ गई, चेहरे पर कंफ्यूजन और चिंता। वो बोली, क्या हुआ यहाँ? कोई जिंदा है? गार्ड्स ने जवाब दिया, हम जांच कर रहे हैं, पर जो बचा है वो डरावना है। जैसे ही सेंटेस उस जगह पहुंची जहां एक्सप्लोजन हुआ था, उसके कदम ठिठक गए। पूरा इलाका बर्बादी से पट चुका था। ऑर्फनेज के नाम पर अब सिर्फ राख और पत्थर बचे थे। वो धीरे धीरे मलबे के बीच चलने लगी और उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि ये बस कोई सामान्य विस्फोट था। नहीं, ये किसी राक्षसी शक्ति का असर था। हर पत्थर पर, हर टूटी दीवार पर लड़ाई के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो जगह जहां कभी मासूम बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ राख, धुआं और खामोशी थी। सेंट आगे बढ़ी और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक चीज पर अटक गई, एक नकाब। वो वाइकोर का मास्क था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो एक पल के लिए चारों ओर देखने लगी और फिर जल्दी से झुककर मास्क को अपने कपड़ों से ढक लिया। उसे किसी की नजर इस पर नहीं पड़ने देनी थी। तभी पीछे से एक गार्ड ने पूछा, आर यू ओके सेंटेस? आपका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा है। सेंटेस ने थोड़ा घबरा कर मुस्कुराने की कोशिश की, आई एम फाइन, बस थोड़ा एनीमिक फील हो रहा है, थकान है शायद। फिर उसने ये भी कह दिया, यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं दिख रही, इसलिए ज्यादा जोर मत डालो, बस इलाके को सिक्योर करो। गार्ड्स उसकी बात मानकर दूर चले गए और जैसे ही वो अकेली हुई, उसने धीरे से अपनी स्कर्ट को हटाया और मास्क को नजदीक से देखा। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे पर पसीने की धार, सांसें तेज हो गई। वो पूरी तरह नर्वस हो गई थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये नकाब किसका था। क्या ये उसी का था, द नाइट ब्लड हाउंड? अगले दिन सुबह एकेडमी में क्लासेस का टाइम हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। प्रोफेसर विनी मॉर्ग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसके सामने रखी एक टेबल पर पड़ा था एक विशाल बिच्छू का शव जिसका नाम था वेनोपी। वो अपने हाथ बांधकर खड़ा था और गुस्से में पूछा, ये रिपोर्ट किसने लिखी है? विकोर, जो एक हाथ में नोटबुक पकड़े हुए था, धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ा और शांत आवाज में बोला, मैंने। उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि वीनोपियन नाम के इस बिच्छू के पास एक दूसरा स्टिंगर भी होता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। क्लास में सब हक्के बक्के रह गए थे। प्रोफेसर वाइनी को यह बात हजम नहीं हुई। उसने विकोर को धमकी दी, अगर ये रिपोर्ट झूठी निकली तो आई स्कोर के सारे स्टूडेंट्स के 10 पॉइंट्स काट दिए जाएंगे। वहीं पीछे विकोर, जो हाथ में रेड नोटबुक पकड़े था, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे लगने लगा शायद ये बात बताकर उसने बड़ी गलती कर दी। वाइनी मॉर्ग ने स्कैल्पेल उठाया और स्कॉर्पियन के शव के पास जाकर उसका निरीक्षण शुरू किया। और वो कोई मामूली कट नहीं करना चाहता था। उसने पूरी ताकत से स्कैल्पेल को बिच्छू के पेट में घोंप दिया और तभी स्कॉर्पियन के बेली से एक तेज, चमकदार और झर से भरी हुई स्टिंगर बाहर निकली, सीधी प्रोफेसर के चेहरे की ओर। स्टिंगर अब प्रोफेसर के चेहरे के बेहद करीब थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। प्रोफेसर ने डर के मारे स्कैल्पेल गिरा दिया और पीछे हटते हुए जमीन पर गिर पड़ा। क्लास के सारे स्टूडेंट्स सन। उसने डर के मारे अपने दांत भींचे और वहीं लेटे लेटे कांपने लगा। लेकिन तभी विकोर सामने आया और उसने अपने हाथ में पकड़ी रेड नोटबुक से उस स्टिंगर को रोक दिया। फिर उसने शांत लहजे में पूछा, प्रोफेसर, क्या अब मेरा रिपोर्ट सच साबित हुआ? विनी मॉर्ग अब स्तब्ध था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक स्टूडेंट कैसे ऐसा रहस्य जान सकता है जो आज तक कोई नहीं जान पाया? ये वही स्टिंगर था जिसकी वजह से कई अनएक्सप्लेन्ड मौतें हो रही थी और अब मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली और पूरे आई स्कोर को
1 पॉइंट देने की घोषणा की, पर वाइकोर से कहा क्लास के बाद लैब में आना, मुझे तुमसे कुछ और जानना है। विकोर ने कहा अंडरस्टूड सर। क्लासरूम अब भी शॉक में था। सबकी नजरें अब वाइकोर पर थी। ये वही लड़का है जो खेल में अच्छा है, पर ये तो पढ़ाई में भी जीनियस निकला। विकोर धीरे से अपनी जगह पहुंचा, चेयर को हाथ से पीछे किया, बैठ गया और बस जमीन की ओर देखने लगा। पिगी जो पास बैठा था, उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसका दोस्त आज छा गया था। सनलाइट खिड़की से अंदर आ रही थी और विकोर अपनी मोटी ग्लासेस के पीछे से बस खामोशी से सब कुछ देख रहा था। विकोर अब भी चुपचाप बैठा, क्लास की हलचलें देख रहा था, पर उसकी आंखों के पीछे कल की वो भयानक एक्सप्लोजन फिर से जिंदा हो चुकी थी। वो एक्सप्लोजन इतनी खतरनाक थी कि पूरा ऑर्फनेज राख बन चुका था, हर तरफ सिर्फ तबाही। और उसी ब्लास्ट में विकोर ने अपना एक हाथ, चेहरा और शरीर के कई मसल्स तक खो दिए थे। लेकिन ये विकोर था, उसके लिए दर्द कोई मायने नहीं रखता। उसने धीरे धीरे रिजेनरेशन शुरू की, हड्डियां जुड़ने लगी, मांसपेशियां फिर से बनने लगी और चेहरा वापस अपने पुराने रूप में लौटने लगा। शरीर पूरी तरह ठीक होते ही उसने दोनों हाथ आगे कर ली, जैसे किसी अगले अटैक का इंतजार कर रहा। उस पल विकर सदमे में था। ये एक्सप्लोजन इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है? और फिबो पर ब्लास्ट से ठीक पहले वो हरामी कहीं गायब हो गया था। विकोर के हाथ सिर्फ एक चीज लगी थी, डायरेक्टर के सेफ से निकली अकाउंटिंग बुक। उसी बुक में कुछ ऐसा लिखा था जिससे उसे पता चला ऑर्फनेज में कई ऐसे बच्चों को रेस किया गया था जिन्हें बाद में डीमंस के लिए फूड की तरह इस्तेमाल किया गया। उस ऑर्फनेज का किसी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था और यह भी मुमकिन था कि इंपीरियल पैलेस में 10 एलीट कॉर्प्सेस छुपा कर रखे गए। मूनलाइट की रात में किसी और जगह एक आदमी एकेडमी की यूनिफॉर्म पहने किसी घर की छत पर खड़ा था। यही वो इंसान था जिसने ऑर्फनेज के डायरेक्टर की बॉडी उड़ाई थी। वो मंद मुस्कुराया। उसे लगा कि उसने नाइट हाउंड को पूरी तरह खत्म कर दिया। क्लासरूम में वापस विकर की आंखों में अब भूख उतर आई थी। वो क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करने लगा। उसे लग रहा था यहाँ कहीं एक एलीट कॉर्प्स छुपा हुआ है। एकेडमी में एक न्यूज़पेपर था जिसकी पूरे इंपीरियल कैपिटल में धाक थी। हर दिन का एडिशन हॉट केक्स की तरह बिकता था। हर स्टूडेंट वो पेपर जरूर पढ़ता था। उसी न्यूज़पेपर को चलाने वाला क्लब था रुकान जर्नलिज्म क्लब। और आज वहीं क्लब रूम में खड़ी थी डोलोरेस लनकोवालिस, एक 3rd ईयर स्टूडेंट और रुकान की प्रेसिडेंट। उसने जमीन की ओर देखा, फिर अपने हाथ हवा में उठाए और जोश में सबका वेलकम किया। वेलकम टू रुकान। क्लासरूम अब जर्नलिज्म क्लब में बदल चुका था। डोलोरेस ने कमर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, जो यहाँ आए हैं वो कमजोर नहीं, जिद्दी हैं। और फिर शुरू हुई इंट्रोडक्शन। ट्यूडोर डॉन किहोते एकेडमी का टॉप स्टूडेंट मुट्ठी बांध कर बोला, मैं हर चीज में एलीट बनूंगा, पढ़ाई में भी, क्लब में भी। सांचो बारिया गंभीर चेहरा लेकर बोला, लोग मुझे सिर्फ ताकतवर इडियट न समझे, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सिंक्लेयर हाथ हवा में उठाकर मुस्कुराई और बोली, मुझे लगा यहाँ की इन्फॉर्मेशन सुपीरियर होगी। बियांका काफी काल्म एंड प्रैक्टिकल। मैंने यही क्लब चुना क्योंकि इसका फ्यूचर विजन सबसे तेज है। अब बारी थी पिगी की। वो इतना नर्वस था कि उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। पसीने में भीगते हुए बोला, मुझे शुरू से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद था, यही मेरी ट्रू कॉलिंग है। अब सबकी नजर गई वाइकर की तरफ। वाइकर पूरी तरह काम था। उसने कहा, मैंने सुना था स्कूल के नियमों के हिसाब से एक क्लब ज्वाइन करना जरूरी है, इसलिए आया हूँ। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। उसकी असली मंशा थी सीक्रेट्स निकालना, क्योंकि रुकन सिर्फ एक क्लब नहीं था, यह एकेडमी का सबसे ताकतवर सोर्स था इन्फॉर्मेशन का। और वो जानता था यहीं से उसे सब पता चलेगा। लेकिन एक परेशानी थी, द सेंटेस भी इसी क्लब में मौजूद थे। पर वाइकर के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। डोलोरेस जो अब भी कमर पर हाथ रखे खड़ी थी, वाइकर के पास आई और सीधा बोली, ऐसे अनएंथुसियास्टिक एटीट्यूड से तुम रिपोर्टर नहीं बन सकते। उसके पास खड़ी एक लड़की जिसका हाथ उसकी ठुड्डी पर था, वाइकर को देखकर थोड़ी हैरान हो गई। उसने धीरे से एक न्यूज़पेपर निकाला, सेंटेस को साइड में धक्का दिया और वाइकर के सामने आकर खड़ी हो गई। और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। सामने खड़ी लड़की की आंखों में डिसबिलीफ था। इतना फेमस इंसान हमारे क्लब में। वहीं दूसरी ओर सेंटेस के चेहरे पर शॉक था। इसी बीच वाइकर की एक तस्वीर जिसमें वो मैच के बाद पसीना पोंछ रहा था, इतनी वायरल हो गई कि वो न्यूज़पेपर में छप गया, फेशियल जीनियस के नाम से। ट्यूडर ने जैसे ही वो न्यूज़पेपर देखा, हंसते हुए उंगली से उस तस्वीर की तरफ इशारा किया, फिर वाइकर की ओर मुंह घुमा लिया, आंखें बंद की और जोर जोर से हंसने लगा। वाइकर बस चुपचाप बैठा रहा, एक शब्द नहीं कहा। डोलोरेस ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, ये आर्टिकल कब आया? लड़की जो अब तक वाइकर को घूर रही थी, उसका नाम था एना, रुकान की 3rd ईयर वाइस प्रिंसिपल। वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, मुझे किसी ने रिपोर्ट दी थी एकेडमी में एक न्यू हैंडसम स्टूडेंट आया है। अगर उसे पब्लिश नहीं करती तो खुद को रिपोर्टर नहीं कहती। डोलोरेस ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रही थी। एना ने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा हाथ हवा में फैलाया। सभी नए स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि बाकी 2nd और 3rd ईयर स्टूडेंट्स फील्ड में रिपोर्ट्स करने गए थे। तो अन्ना ने क्लब की आज की एक्टिविटीज इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ शुरू की। एक रिपोर्ट सबके सामने रखी गई। एक अजनबी ने ऑर्फनेज को पूरी तरह तबाह कर दिया। सभी स्टूडेंट्स टेबल पर बैठ गए और रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। पिगी ने पूछा, ये वही एक्सप्लोजन है जो कल हुई थी? डोलोरेस ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, उसी दिन मैं एकेडमी से बाहर थी, कुछ रिपोर्ट्स कर रही थी। एना ने शांत स्वर में कहा, हम मानते हैं कि यह वही कल्प्रिट है जिसने इंपीरियल कैपिटल में रीसेंट मर्डर किया था। और
फिर सभी रिपोर्ट्स में सबसे डरावनी बात सामने आई। ऑर्फनेज में ढेरों बच्चों की लाशें मिली थी। विकी के हाथों में रिपोर्ट थी। वो कांपने लगा, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। उसने धीरे से विकोर की तरफ देखा और होठों के पास हाथ रखकर फुसफुसाया, क्या ये भी किसी मॉन्स्टर का काम है? विकोर रिपोर्ट देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, वो लड़का और लड़की की लाशें डीमन का काम लगती। आना ने दोनों हाथ आपस में बांधे और कोहनी टेबल पर टिकाकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो अब सब मिलकर इस आर्टिकल की हेडलाइन तय करें। डोलोरेस रिपोर्ट पढ़ते हुए उदास हो गई। सभी स्टूडेंट्स ने पेन्स उठाए और टाइटल्स लिखने लगे। बियांका ने रिपोर्ट दोनों हाथों में ली पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसे हेडलाइन बनाने लायक लगे। ट्यूडर ने ठुड्डी पर हाथ रखा और पूछा, अब तक विलन का नाम क्यों नहीं मिला? ऐसे क्रूर लोगों को निकनेम्स मिलते हैं, जैसे बुचर ऑफ ह्यूमंस या ब्लू बियर्ड। एना को ट्यूडर की बात जमी। ट्यूडर उत्साहित हो गया, मास्टर डार्क ऑफ द सोर्ड। पर एना ने फौरन कहा, यह सबसे घटिया नाम है। ट्यूडर का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बॉम्बर वो ब्रिंग्स मिसफॉर्च्यून। एना टू लॉन्ग ऑर्फनेज किलर, मिस्टर टेररिस्ट। एना अब हंसने लगी। इसी बीच डोलोरेस चुपचाप कुछ लिखती रही। कुछ देर बाद उसने मुंह खोला। नाइट हाउंड। सन्नाटा छा गया। उसके जहन में एक चेहरा घूम रहा था, विकोर की वो मास्क जो उसने डिजास्टर साइट से उठाई थी। वो मास्क यकीनन नाइट हाउंड का था, लेकिन वो जानती थी नाइट हाउंड कभी अपने प्रेस्टीज या वेल्थ का घमंड नहीं करता। वो उस इंसान को जानती थी जो रेड डेथ के पीड़ितों की मदद करता था, जो अपने आसपास के गरीबों से मोहब्बत करता था। तो वो वहाँ क्यों था? उसकी आंखों में उदासी थी। सेंटेस के आंसू चुराना अगर वो कर रहा था तो शायद कोई बड़ी वजह रही होगी, पर तबाही की उस जगह पर वो क्यों था? ये सवाल डॉलर को अंदर से तोड़ रहा था। डॉलरेस की आंखें अब जमीन की ओर थी। उसके अंदर एक सवाल गूंज रहा था, क्या वो सच में बच्चों और ऑर्फनेज के डायरेक्टर का कातिल था? उसने उसे अपनी आंखों से देखा था। वो आदमी ऐसा नहीं लग रहा था। अगर अपराधी नाइट ब्लड हाउंड है तो कुछ और चल रहा है, कुछ बहुत बड़ा। वो अपने ख्यालों में डूबी थी, तभी किसी ने पूछ लिया, क्या नाइट ब्लड हाउंड अच्छा इंसान है? उस सवाल ने डोलोरेस को झटका दिया। वो ट्रांस से बाहर आई, चेहरे पर सरप्राइज। बाकी सब स्टूडेंट्स अब उसकी ओर देखने लगे। सिंक्लेयर ने हाथ उठाया, मुस्कुराते हुए कहा, हमारे विलन का नाम नाइट ब्लड हाउंड होना चाहिए। डोलोरेस का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। रियलिटी ये थी कि उसने खुद ही वो नाम फुसफुसाया था। एना ने डोलोरेस से पूछा, तो फिर ये हेडलाइन कैसी लगेगी? इंपीरियल कैपिटल में दहशत फैलाने वाला विलेन नाइट ब्लड हाउंड। डॉलर ने सिर झटका। रुकन की हेडलाइंस सिर्फ सच पर आधारित होनी चाहिए। अब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वही कल्प्रिट है। ट्यूडर जो वाइकर के बगल में बैठा था उसकी ओर झुका और शांत आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है विकोर, क्या नाइट ब्लड हाउंड एक विलन है? विकोर टेबल पर दोनों हाथ रखे बैठा था। उसने सिर उठाया और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? ट्यूडर मुस्कुराकर बोला, मतलब तुम क्या सोचते हो? क्या वो बुरा इंसान है? विकोर कुछ देर तक ट्यूडर को देखता रहा, फिर नजरें नीचे की और थोड़ी देर खामोशी के बाद बोला, मुझे नहीं पता। और फिर किसी ने नहीं सोचा था कि नाइट ब्लड हाउंड जैसा नाम सेंटेस के मुंह से सुनने को मिलेगा। ट्यूडर हंसते हुए उसके करीब आया, एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा, दूसरा कंधे पर, आंखें बंद कर ली और खिलखिलाया, मैं बस तुम्हारी राय जानना चाहता था। विकोर थोड़ा इरिटेट हुआ और फिर उसने सिर झुकाया और चुपचाप सोचने लगा। काफी देर बाद उसने मुंह खोला, सच कहूं तो वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, तो शायद हाँ वो विलन ही है। ट्यूडर ने सिर हिलाया, सेम थॉट। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज से टेबल कांप उठी। ट्यूडर और विकोर दोनों चौंक गए। ये डोलोरेस थी। उसकी आंखें विकोर पर जमी हुई थी। गुस्से से बोली, तुम सच में सोचते हो कि नाइट ब्लड हाउंड अच्छा इंसान नहीं है? तुम दोनों को इतनी सर्टेनिटी कैसे? ट्यूडर ने घबराकर विकोर के कंधे से हाथ हटा लिया और पसीना पसीना हो गया। विकोर की आंखें थोड़ी फैल गई। डोलोरेस की आवाज में जो इमोशन था वो उसे चौंका गया। उसने ऐसा रिएक्शन पहले कभी नहीं देखा था।